नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज 15 अगस्त का दिन है और हम उसी सीरीज में अपनी क्लास लेकर आ गए हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर पूरी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। यहाँ पर आपको फ्री में जो है वो क्लास तो मिल ही रही है और इसी के साथ साथ क्या मिल रहा है, एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दो। आप जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं आपको फ्री में बुक्स जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, मुहैया कराई जा रही है। और फ्री में जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो भी आपको फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है ना। तो भैया एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं और तैयारी आपकी कैसी चल रही है। लाइक का बटन जरूर दबाएं। जिन बच्चों को अभी फ्री में स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, बुक्स उनको नहीं मिली है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज कर रहे हैं कि हमको ये सारी चीजें जो है वो नहीं मिली, या कमेंट में भी चीजें आती है, तो आप 9711141048 इस पर आप व्हाट्सएप कर दे। और व्हाट्सएप करने से पहले आप ये करें, टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है, वो आप जाकर ज्वाइन कर ले। और टेलीग्राम चैनल जैसे ज्वाइन करेंगे आप, थोड़ा मैसेज स्क्रॉल करना ऊपर की तरफ, आपको ये जो फ्री बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल अभी तक जितनी प्रोवाइड की गई हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर मैसेज करने से पहले क्या करें आप, ये आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम वाला जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज्वाइन करें, आपको सीधा वही मिल जाएगा, आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, आपको आप ढूंढ रहे हो, आपको सर्च कर रहे हो, आपको चीजें नहीं मिल रही, तो आप इस पर व्हाट्सएप करो, ठीक है। पूरी प्रिपरेशन यहां पर फ्री में कराई जा रही है। और इसी सीरीज में आप सबसे पहले बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था, सबसे पहले आप बताओ। मूल अधिकार अपन लोग देख रहे हैं ना, फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 21 जो है, अनुच्छेद 21 को हमने खत्म किया था, है ना। तो क्या पढ़ रहे भैया, आज आर्टिकल 22 को देखेंगे, अनुच्छेद 22 को देखेंगे, है ना। मूल अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार, इसका मतलब वही है, ठीक है। FR फंडामेंटल राइट अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आज देखेंगे, आज किस आर्टिकल को देखेंगे, आर्टिकल 22 को देखेंगे, है ना। 21 तक हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए देखिए, किसी को मालूम है आर्टिकल 22 क्या है? किसी को मालूम है? किसी को मालूम है तो प्लीज सबसे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए, मनमानी हिरासत में लेने के विरुद्ध यहां पर क्या है, आपको अधिकार दिया गया है। क्या अधिकार दिया गया है? मनमानी हिरासत में लेने के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है। क्या मतलब है इसका, मैं अभी बताता हूं। तो सबसे पहले आर्टिकल क्या शुरू करते हैं, आर्टिकल 22, मनमानी हिरासत, मनमानी हिरासत में लेने के विरुद्ध अधिकार, लेने के विरुद्ध अधिकार। देखिए, आप जानते हैं कि जब किसी को पावर दी जाती है, किसी को शक्ति दी जाती है, तो वो कई बार ऐसा होता है, शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी लोग करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है। किसी के पास सत्ता आ गई, पावर आ गई, तो वो गलत प्रयोग कर सकता है उसका। तो ये हमारे जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार हैं, उनमें हमें एक अधिकार और मिला हुआ है कि अगर पुलिस या कोई शासन सरकार आपको मनमाने तरीके से, आपने कुछ किया भी नहीं है, उसके बावजूद अगर हिरासत में ले लेती है, ठीक है, हिरासत मतलब गिरफ्तार कर लेती है, तो उसके विरुद्ध आपको अधिकार मिला हुआ है। आपके पास पूरा अधिकार है ये जानने का कि वो गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या है भैया, ये जो डिटेन का मामला है, ठीक है, राइट, ये जो मिला हुआ है आपका हिरासत में लेने से, मनमाना तरीके से अगर आपको कहे कि कोई आपको हिरासत में लेता है, तो इसके विरुद्ध आपको अधिकार मिला हुआ है, इसको विरुद्ध आपको राइट यहां पर प्रोवाइड करता है आर्टिकल 22, ठीक है। तो यहां पर क्या है भैया, हिरासत जो ली जा रही है, अगर आपको पुलिस पकड़ती है, मान लेते हैं आपके घर आती है पुलिस और आपको कहती है चलो थाने चलते हैं, और ले जाती है आपको थाने, तो आपको सबसे पहले ये जानने का अधिकार है कि वो जो पुलिस है वो आपको क्यों ले रही है, क्यों ले जा रही है, क्या मामला है, ये मामला जानने का अधिकार आपको है। तो भैया क्या है, हिरासत में लेने से पहले कारण बताओ, ठीक है। क्या है भैया, जो पुलिस अगर हिरासत में लेती है तो भैया क्या है, डिटेन करने से, हिरासत में लेने से पहले कारण बताना होगा, ठीक है,
कारण बताओ, बात को समझिएगा। अब इस तरह से देखिए, मैं नोट्स कई बार मैं इसको आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखता हूं, हिरासत में लेने से पहले कारण बताओ। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि पुलिस हिरासत में लेती है तो उससे सबसे पहले उसको कारण बताना होगा, पुलिस को कारण बताना होता है, ठीक है। आप पूरा जो सेंटेंस है वो पूरा स्टेटमेंट आप लिखा करो, ऐसे शॉर्ट में मत लिखा करो, ठीक है, नोट्स में। हाँ, जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हो तो आप पॉइंटर फॉर्मेट टू द पॉइंट लिख कर चले आओगे तो भी मामला वहां बन जाएगा, लेकिन यहां पर क्या है, तो भैया क्या, हिरासत में लेने से पहले कारण बताना होगा पुलिस को। अगर पुलिस के पास जो सॉलिड रीजन नहीं है, अगर वो नहीं है तो वो आपको हिरासत में नहीं ले सकती, ये अधिकार आपको मिला हुआ है। अगर हिरासत में ले रही है पुलिस तो आपको कारण बताना होगा, ठीक है। अब हिरासत के साथ साथ अगर आपको पुलिस हिरासत में ले रही है तो आपको यह अधिकार मिला, हिरासत में मतलब ये आपको गिरफ्तार कर रही है, आपको ले जा रही है थाने, तो उसके पीछे रीजन आपको पुलिस को बताना होगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या है भैया, जब हिरासत में मान लेते हैं पुलिस आपको ले लेती है तो आपको यह अधिकार मिला हुआ है कि आप वकील रख सकें। क्या है, वकील और परामर्श का अधिकार जो है वो आपको मिला हुआ है। क्या भैया, वकील रखने का, जो लॉयर है आपका वो हायर करने का अधिकार, वकील रखने का अधिकार, ठीक है, ये आपको क्या है मिला हुआ है कि आप अपने जो वकील है, लॉयर है, उससे आप क्या कर सको, सलाह ले सको, ठीक है। तो ये क्या है, आर्टिकल 22 इसका क्या करता है, प्रोविजन करता है। आर्टिकल 21 ये कह सकते हैं, ये पहला, ठीक है, मनमानी तरीके से हिरासत में कोई आपको नहीं रख सकता, तो ये आप नोट डाउन कर लें। तो भैया ये अगर हिरासत में कोई आपको ले रहा है, पुलिस ले रही है, तो उसे सॉलिड रीजन बताना होगा। क्लियर हो गई बातें। तो ये अनुच्छेद 22 एक पहला पार्ट ये कहता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे अनुच्छेद 22 का दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट यानी आर्टिकल 21 अनुच्छेद क्या है भैया, 22 ये दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा वहीं आगे क्या कहता है, अनुच्छेद 22 ये कहता है कि भैया कि अगर पुलिस आपको हिरासत में ले रही है, बात को समझिएगा, अगर पुलिस आपको ले जाती है, चौकी थाने ले जाती है, आपको हिरासत में लेती है चौकी में तो या थाने में, तो क्या होगा कि भैया पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको कहां पेश करे, मजिस्ट्रेट के पास सामने पेश करे। तो क्या है भैया, 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर, ठीक है, अंदर, ठीक है, क्या है भैया, 24 घंटे के अंदर पुलिस व्यक्ति को क्या है, हिरासत में लिए व्यक्ति को, पुलिस हिरासत में लिए व्यक्ति को कहां भैया, कहां, मजिस्ट्रेट के सामने, क्या है भैया, मजिस्ट्रेट के सामने क्या होता है भैया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, ठीक है, पेश करे। बात को समझिएगा, पुलिस आपको 24 घंटे से अधिक अपने पास नहीं रख सकती, हिरासत में नहीं रख सकती, ठीक है। मतलब गिरफ्तार किया पुलिस ने, 24 घंटे के अंदर पुलिस को क्या है, पुलिस की जिम्मेदारी ये बनती है कि मजिस्ट्रेट के सामने आपको ले जाकर, जिला न्यायाधीश के सामने आपको ले जाकर पेश करे, वहां पर न्यायालय में पेश करे। आपको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जो न्यायालय में आपको ले जाकर वहां पर पेश करना चाहिए पुलिस को, और पुलिस तभी 24 घंटे से अधिक तभी हिरासत में ले सकती है जब, जैसे आपको पकड़ी पुलिस और आप 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको न्यायालय में ले जाकर पेश कर दी मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट अगर अनुमति देता है कि पुलिस ले जाए, और जो हिरासत की अवधि है, जो हिरासत का समय है, अगर मजिस्ट्रेट यानी न्यायालय बढ़ाता है कि आप पुलिस ले जाकर इससे और पूछताछ वगैरह कर सकती है, अपने हिरासत में रख सकती है, तो ही ये 24 घंटे से अधिक क्या है, पुलिस हिरासत में उसके बाद रखती है। लेकिन पहला 24 घंटा उसमें पुलिस को क्या है भैया, आपको अगर व्यक्ति को पुलिस हिरासत ले रही है तो भैया वो ले जाकर पेश करना होगा 24 घंटे के भीतर। अगर नहीं पुलिस ऐसा करती है तो ये इलीगल है, गैर कानूनी है, इसके विरुद्ध क्या है, पुलिस के खिलाफ भी यहाँ पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्लियर हो गई बातें। तो आर्टिकल 22 2 सेकंड में कहा गया है 24 घंटे के भीतर अंदर वाला मामला, ठीक है। क्लियर हो गई बातें। चलिए इसे नोट डाउन कर ले, प्लीज इसे नोट डाउन कर ले आप, और अपने वर्ड्स में नोट डाउन करो, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। चलिए अब यहां क्या है, ये आर्टिकल 22 का वही सेकंड पार्ट हमने देखा, दूसरा क्या कहता है। यही आर्टिकल जो है 22 क्या है भैया, 22(3) क्या कहता है,
3 क्या कहता है आर्टिकल 22(3) क्या कहता है? एक सबसे पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं। 22(2) तक तो हमने देख लिया, ये 22(3) जो है अनुच्छेद 22 का तीसरा पार्ट क्या कहता है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 22(3) देखिए ये थोड़ा सा अलग है। इससे पहले मैंने बताया कि पुलिस अगर आपको हिरासत में लेती है, आपको डिटेन करती है, तो उसे 24 घंटे के अंदर भीतर किसको, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है ना, न्यायालय के सामने पेश करना होता है। लेकिन ये जो आर्टिकल 22(3) है ये निवारक नजरबंदी का प्रावधान करता है। क्या है ये निवारक नजरबंदी? अभी मैं बताता हूं। किसका भैया? निवारक नजरबंदी। किसी को मालूम है क्या ये क्या होता है निवारक नजरबंदी? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है ये मालूम है क्या किसी को? प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो भैया ये जो निवारक नजरबंदी है इसके तहत पुलिस को क्या है, पुलिस को ये पावर आ जाती है, पुलिस के पास ये शक्ति आ जाती है कि आपको वो बिना किसी अपराध के संदेह के आधार पर मात्र आपको वो हिरासत में रख सकती है, आप पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो बात क्या है भैया? अब देखिए जब किसी के पास शक्ति आती है तो शक्तियों का दुरुपयोग भी जो है वो व्यक्ति कर सकता है। तो इस पर अभी हम पढ़ेंगे निवारक नजरबंदी पर। लेकिन ये आप समझिए निवारक नजरबंदी इस कानून के माध्यम से जो है वो किसको भैया, राज्य को ये शक्ति मिल जाती है, पुलिस को ये शक्ति मिलती है कि भैया क्या, कि मात्र संदेह के आधार पर हिरासत में पुलिस आपको ले सकती है। तो क्या भैया ये निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि भैया मात्र संदेह के आधार पर पुलिस आपको क्या है, पुलिस हिरासत में ले सकती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि इससे पहले जब पुलिस हिरासत में लेगी 22(2) में मैंने बताया जब पुलिस हिरासत में लेगी तो क्या है, तो ये पुलिस को ये करना होगा 24 घंटे के अंदर आपको जिला मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होगा, न्यायालय के सामने आपको पेश करना होगा। लेकिन पुलिस को यहां पर पावर मिलती है कि भैया यहां पर वो 24 घंटे वाला मामला नहीं रहता, वो 24 घंटे वाला मामला यहां नहीं रहता, 24 घंटे के लिए बाउंड पुलिस नहीं रहती है, यानी कि वो आपको हिरासत में रख सकती है, न्यायालय के सामने पेश करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या भैया मात्र संदेह के आधार पर पुलिस आपको हिरासत में ले सकती है। तो यहां पर क्या है, इसका मिसयूज भी अभी से पहले वाला जब मैंने बताया कि अगर आपको पुलिस आती है कहती है भैया चलो थाने चलो, तो आप पूछ सकते हो, आपके पास ये राइट है कि क्या, कि भैया बताओ सर मुझे बताओ कि आप किस मामले में मुझे ले चल रहे हो, ये आपको जानने का अधिकार है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर संदेह के आधार पर आपको वो पुलिस क्या है वो रख सकती है, और 24 घंटे वाला मामला यहां नहीं बनेगा, यहां पे वो 24 घंटे से अधिक भी पुलिस अपने पास रख सकती है। ये ओवरऑल निवारक नजरबंदी है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसको नोट कर ले। मात्र संदेह के आधार पर पुलिस आपको हिरासत में ले सकती है कि अगर पुलिस को लग रहा है कि मान लेते हैं कि देश में चुनाव है, मान लेते हैं, तो जब चुनाव इलेक्शन है तो अगर पुलिस को लग रहा है कि ये व्यक्ति क्या है देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है, देश की सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है, जो सिक्योरिटी वाला मामला है उसको छेड़छाड़ कर सकता है, तो पुलिस क्या कर सकती है, तो मात्र संदेह के आधार पर आपको क्या है यहां पर आपको गिरफ्तार कर सकती है, हिरासत में ले सकती है। क्लियर? तो भैया इसको आप नोट डाउन कर लें कि जो संदेह वाला मामला है कुछ इस प्रकार से है, निवारक नजरबंदी इसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लें। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने, इसको इरेज मैं करता हूं। अब देखिए ये जो निवारक नजरबंदी तो हमने देख लिया कि क्या है ये निवारक नजरबंदी और किस प्रकार से जो है वो पुलिस को ये पावर मिली हुई है, ये राज्यों को ये पावर है कि वो आपको क्या कर सकती है, नजरबंद कर सकती है, ठीक है। अब ये कई बार पॉलिटिकल चीजों के लिए भी इसका प्रयोग होता है, कई नेताओं को नजरबंद कर दिया जाता है, तो कई बार ये इसका प्रयोग जो है वो मिसयूज किया जाता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार से इसका मिसयूज भी होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि संविधान में जो ये निवारक नजरबंदी ये जो मामला है, कानून है, वो क्या उसकी क्या मीनिंग निकलती है, संविधान में कहां पर इसका उल्लेख किया गया है, कहां पर इसको दिया गया है, ये हम देखते हैं। तो भैया क्या है संविधान में, क्या है संविधान में जो निवारक नजरबंदी का क्या अभिप्राय है, क्या है, क्या मीनिंग निकलती है संविधान में,
संविधान में निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी का अभिप्राय, क्या मीनिंग संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो निकालता है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला जो मामला है उसकी मीनिंग क्या निकलती है संविधान में। देखिए, और संविधान में इसका उल्लेख कहां पे किया गया है। देखिए, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला मामला है, ये संविधान के जो आपकी हमारी 7वीं अनुसूची है, क्या है भैया, हमारी जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल जो है हमारा, यहां पर क्या है भैया, ये हमारा 7th शेड्यूल में क्या दिया गया है, मैंने बताया था ना भैया 7th शेड्यूल में दिया गया है कि कानून कौन कौन किस किस विषय पे कानून बना सकता है, मतलब केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है और राज्य सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती है, और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किन विषयों पे कानून बना सकते हैं। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको समवर्ती सूची बोलते हैं ना, समवर्ती सूची बोलते हैं, ठीक है। और इसको केंद्र सूची बोलते हैं, इसको मतलब केंद्र जिन जिन टॉपिक पर कानून बना सकती है उसको केंद्र सूची बोलते हैं, उन सूचियों को जिन पर कानून बना सकती है, और राज्य जिन पर कानून बना सकती है उसे राज्य सूची बोलते हैं, और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जिन पर कानून बना सकते हैं उसको समवर्ती सूची बोलते हैं ना, जो कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। तो भैया कहने का मतलब है कि ये जो निवारक नजरबंदी है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है, किसमें, समवर्ती सूची में दिया गया है, किसमें, इसका मतलब यह है कि इसके तहत निवारक नजरबंदी वाला जो कानून है वो केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, ये संविधान में यहां पर दिया गया है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। तो भैया क्या है, यहां पर क्या कह सकते हैं हम, यहां पर कह सकते हैं भैया कि केंद्र समवर्ती सूची में इसका उल्लेख है, किसमें, समवर्ती कंकरेंट लिस्ट में इसका क्या है भैया, समवर्ती सूची में इसका क्या है, उल्लेख है। और क्या भैया, यहां पर संघ जो है, संघ सरकार या फिर केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकती है, किस मामले में, जब भैया देश की सुरक्षा पर क्या है, अगर खतरा जो है उत्पन्न होता है, देश की सुरक्षा को क्या वो आप ये कह सकते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको बनाए रखने के लिए, देश की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए ये निवारक नजरबंदी वाला कानून यहां पर केंद्र सरकार बनाती है। तो क्या भैया, सुरक्षा सिक्योरिटी और आपकी संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता के लिए क्या है, ये केंद्र सरकार यहां पर कानून बना सकती है, बनाती है निवारक नजरबंदी वाला, ठीक है। और यहां पे राज्य जो सरकार है वो कब बनाती है, वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, किसके लिए भैया, लोक व्यवस्था, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए राज्य भी यहां निवारक नजरबंदी वाला कानून क्या है, बनाती है। क्लियर होगी बातें। तो भैया ये क्या है, ये संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में इसका उल्लेख है, इसका डिस्कशन किया गया है। संघ जो है सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न अगर होता है तो इसके तहत यहां पर कार्रवाई कर सकती है, और राज्य जो है वो लोक व्यवस्था के लिए बनाते हैं। इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लें, इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए, इसको नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए अब देखते हैं, देखिए ये जो निवारक नजरबंदी जो कानून है, इस कानून के लिए क्या क्या मामला, देखिए अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो कानून है, इस कानून में कुछ खामियां भी हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, वो आगे हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो आपका निवारक नजरबंदी है वो कितने प्रकार की हो सकती है, कितने प्रकार की होती है। क्या देखते हैं, निवारक नजरबंदी के प्रकार, क्या देखते हैं, निवारक नजरबंदी के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ जो आपका प्रिवेंशन डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, वो देखते हैं कि कितने प्रकार का है। देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि किसी व्यक्ति को अगर हिरासत में लिया जाता है, किसमें, निवारक नजरबंदी वाले मामले में, तो पुलिस उसे क्या 3 महीने तक अपने पास रख सकती है। तो क्या प्रावधान है भैया, यहां पर 3 महीने तक व्यक्ति को क्या है, व्यक्ति को क्या है, हिरासत में लिया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। कहां भैया, ये निवारक नजरबंदी
वाले मामले में अगर पुलिस आपको पकड़ती है तो 3 महीने तक उसको पुलिस आप रख सकती है। वहां पर 3 महीने, वो 24 घंटे वाला मामला था ना इससे पहले कि आपको पेश करना होगा पुलिस को, लेकिन यहां नहीं है। यहां पुलिस 3 महीने तक क्या है, हिरासत में रख सकती है। क्लियर हो गया मामला। लेकिन ये यहां पर 3 महीने तक तो रख सकती है, लेकिन पुलिस को क्या है, अगर आपको रख रही है पुलिस निवारक नजरबंदी में, तो आपको ये अधिकार है जानने का कि आपने हमें क्यों रखा है। कारण जो है, रीजन जो है, वो जानने का आपको क्या है, यहां पर अधिकार है, यहां पर भी। ठीक है। और क्या है, वकील रखने का भी अधिकार आपको है कि आप अपना वकील रखें। ठीक है। तो वकील का भी अधिकार यहां पर आपको मिलता है कि यहां पर आपको क्या है भैया, वकील का भी अधिकार आपको मिलता है कि आप वकील रख सकें अपने परामर्श के लिए और चीजों के लिए। तो क्या है, यहां पर 3 महीने तक ये मामला है। और अगर 3 महीने से अधिक पुलिस को रखना है, बात को समझिएगा, 3 महीने से अधिक अगर निवारक नजरबंद अगर किसी को करना है तो क्या करना होगा, तो इसके लिए क्या भैया, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता वाली एक समिति बनेगी, और जब यह समिति इजाजत देगी तभी परमिशन देगी, तभी आप 3 महीने से अधिक यहां पर किसी व्यक्ति को हिरासत में नजरबंद कर सकते हो, निवारक नजरबंद के तहत हिरासत में रख सकते हो। तो क्या भैया, सबसे पहले 3 महीने बाद क्या है, 3 महीने बाद पेश करना होगा, और 3 महीने से अधिक अगर करना है तो भैया क्या है, वही हाई कोर्ट के जज जो होंगे उनकी अध्यक्षता में क्या होगा भैया, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनेगी, और वो समिति जब अनुमति देगी तभी आप क्या कर सकते हो, 3 महीने से अधिक रख सकते हो। तो क्या है भैया दूसरा मामला, दूसरा क्या है, ये क्या है, ये प्रकार है निवारक नजरबंदी के कि इस तरीके से आपको रखा जा सकता है। ठीक है। तो क्या है भैया, 3 महीने से अधिक के लिए क्या करना होगा, 3 महीने से अधिक के लिए क्या करना होगा, के लिए यहां पर हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में क्या है, समिति का गठन होगा, एक समिति बनाई जाएगी, का गठन होगा, और क्या होगा भैया, गठन होगा, और ये समिति अगर इजाजत देती है तो 3 महीने से अधिक भी आप व्यक्ति को निवारक नजरबंदी में रख सकते हो। ठीक है। तो ये क्या है, हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। ठीक है। 2-3 लोगों का पैनल होगा। ठीक है। 3-4 लोगों, जो भी पैनल हो, वो जब इजाजत दे देगी कि भैया यहां पे रख लो आप इसको, तो भैया आप रख सकते हो। क्लियर हो गई बातें? तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें, प्लीज इसे नोट डाउन कर लें आप। चलिए, इसको नोट डाउन कर लिया आपने, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर जो निवारक नजरबंदी का प्रकार तो हमने देखा। अब ये निवारक नजरबंदी जो, जैसे मैंने बताया ना आपको कि 3 महीने तक क्या कर सकती है, 3 महीने तक जो है वो कोई तंत्र पुलिस जो है वो आपको नजरबंद कर सकती है। लेकिन ये जो महीना वाला मामला है, ये जो महीने, जैसे 3 महीने कर सकती है या 2 महीने तक रख के छोड़ दिया, तो ये कौन तय करता है? तो भैया ये क्या है, जो आप हमारी जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, बात को समझिएगा, क्या भैया, ये जो संसद है हमारी, पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट ये तय करती है, निर्धारित करती है, क्या कानून बना सकती है। पार्लियामेंट क्या है, कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है, क्या कि कितने महीने तक नजरबंद किया जा सकता है। ठीक है। 3 महीने, 2 महीने, या उससे बढ़ाया जा सकता है 4 महीने। ये इसका अधिकार किसके पास है, संसद के पास, हमारी पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। लेजिस्लेचर के पास है कि वो कानून बनाए कि कितने महीनों तक किसी को नजरबंद किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, जब आप ये कहें कि 2001 में, दिसंबर 2001 में जब आतंकी हमला हुआ था, याद है ना, आतंकी हमला हुआ था, तो संसद ने कानून बनाया था, क्या, पोटा एक कानून बनाया, संसद ने पोटा एक कानून बनाया। ठीक है। ये जो पोटा कानून बनाया संसद ने, दिसंबर 2001 में क्या हुआ, दिसंबर 2001 में आतंकी हमला हुआ ना संसद पर। तो यहां पर आतंकी हमले होने के बाद जो हमारी संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसने कानून बनाया निवारक नजरबंदी को लेकर। वहां पे क्या प्रावधान कर दिया था कि भैया, वहां पे ये प्रावधान कर दिया था कि 6 महीने तक आप नजरबंद कर सकते हो, 6 महीने तक क्या कर सकते हो, नजरबंद कर सकते हो। ठीक है। किस कानून के तहत, पोटा अगर किसी पर लगाया गया तो 6 महीने तक आप उसको नजरबंद कर सकते हो। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। ठीक है। तो 2002 में ये क्या है भैया, ये पोटा लगाया गया, पोटा बनाया गया। ठीक है।
क्या है 2002 में ये पोटा बनाया गया। तो इसे नोट डाउन कर ले, ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले, ठीक है, इसको 6 महीने तक। अच्छा, ये पोटा जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है, ये जो कानून है, ये जो बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था, वो खत्म हो गया है। तो अभी मामला 3 महीने का ही है। इसमें कहा गया था कि 6 महीने तक किसी को यहाँ पर क्या है, इस कानून के तहत पोटा अगर लगता है तो निवारक नजरबंदी के तहत उसको 6 महीने तक हिरासत में रख सकती है, ठीक है। तो इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लें। इसको आपने नोट डाउन कर लिया, चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए, अब निवारक नजरबंदी ये तो आप सभी जानते हैं कि भैया क्या, कि यहां पर पुलिस को जब पावर दी गई, क्या भैया किसी तंत्र को, किसी सिस्टम को जब पावर दी गई कि भैया संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकते हो बस, तो ऐसे में क्या इसका मिसयूज भी हो सकता है, मैंने पहले बताया। तो अब ये क्या है कि भैया इसमें जो ये कानून है इसकी आलोचना भी होती है, ठीक है। ये क्या आलोचना है, क्या क्रिटिसिज्म है इसका, वो अब हम देखते हैं, ठीक है। निवारक नजरबंदी कानून की आलोचना, क्या देखते हैं, निवारक नजरबंदी कानून की आलोचना। देखिए, सबसे पहले मैंने वही आपको बताया कि पुलिस को ये क्या है, पावर दे दी गई। तो ये जो पावर दी गई पुलिस को, तो इसका जो पुलिस है वो क्या है, वो इसका मिसयूज भी कर सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य की वजह से ये क्या है, पुलिस राज वाला मामला आ जाएगा। लोकतांत्रिक राज मान लेते हैं, लोकतंत्र में है ना भैया, हम क्या है, लोकतंत्र में है ना, डेमोक्रेसी है ना भैया हमारे पास, कि भैया सभी को अधिकार है ना। तो भैया लोकतंत्र वाला मामला यहां खत्म हो सकता है, ये इसकी आलोचना ये की जा सकती है, लोकतंत्र वाला मामला खत्म हो सकता है और पुलिस राज आ सकता है। पुलिस अपने मनमाने तरीके से क्या कर सकती है, यहां पर नजरबंद कर सकती है। तो क्या भैया, पुलिस राज वाला मामला, इसकी आलोचना सबसे पहले ये हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि भैया जो मूल अधिकार है हमारे, ठीक है, मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं। यहां पर क्या हो जाते हैं, मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं। जैसे क्या भैया, अगर आप किसी को बिना बताए, किसी को पुलिस ले जाती है बिना बताए, ठीक है, बिना बताए का मतलब यह है कि उठा लेती है निवारक नजरबंदी में सिर्फ संदेह के आधार पर कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, आपको आ जाए पुलिस और ये उठाकर ले जाए, सिर्फ ये इस आधार पर कि आप ऐसा अपराध कर सकते हो, ये अपराध आप कर सकते हो। तो ये क्या है, ये क्या भैया, ये लोकतंत्र के लिए खतरा ही तो है ना, कि अगर मेरे पास पावर आ गई कि भैया उठवा लो इसको। ये देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूं कहीं से और मेरे पास पावर आ गई कि अगला मतलब मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं सत्ता में हूं और अगला क्या है, अगला भी चुनाव लड़ना चाह रहा है मेरे अगेंस्ट में, ठीक है, तो मेरे पास तो पावर है ना कि इसको उठवा लेते हैं, ठीक है, सिर्फ इस आधार पर कि अगला क्या है, अगला जो देश की सुरक्षा पर खतरा पैदा कर सकता है, इसको नजरबंद करवा दो। तो क्या है भैया, ये क्या है, इस पर क्या है, इस पर तो लोकतंत्र पर, ये डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क तो यहां पर क्रिएट होता ही होता है इस मामले से, नजरबंदी कानून से। तो ये क्या है, ये पुलिस राज वाला मामला यहां पर आता है। और जो मौलिक अधिकार है, क्या है, पहला तो है भैया कि लोकतंत्र यहां पर क्या है, लोकतंत्र वाला मामला यहां पर डाउन हो जाता है, लोकतंत्र वाला जो कह सकते हैं राज वो खत्म हो सकता है, पुलिस राज यहां पर शुरू दिखाई पड़ता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है भैया, दूसरा ये है कि भैया हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, क्या है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है, सीमित हो जाते हैं। यहाँ पर मौलिक अधिकार जो हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं ना, FR, वो यहाँ पर सीमित हो जाते हैं। अगर पुलिस बिना रीजन दिए, आप ये कह सकते हैं संदेह के आधार पर उठाती है, तो क्या है भैया, यहाँ पर संदेह के आधार पर उठाती है, तो संदेह तो कुछ भी हो सकता है ना, बाद में बता देगी कि मुझे ये संदेह है कि ये व्यक्ति यहाँ पर हिंसा फैला सकता है, गिरफ्तार कर लेते हैं। तो भैया क्या है, यहाँ संदेह कुछ भी बोला, रीजन उसका कुछ भी दिया जा सकता है ना। तो भैया ये मौलिक अधिकार का हनन है, यहाँ पर मौलिक अधिकार क्या होगा, वायलेट भी होता है निवारक नजरबंदी कानून से। तो क्या है भैया, FR जो है वो हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं वायलेट भी होता है इस कानून के तहत। इस पर निर्बाध जो स्थिति है कि आप इसका प्रयोग कर सकते हैं मौलिक अधिकार का, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीमित होता हुआ दिखता है। थोड़ा सा इस पर क्या है, बाउंडेशंस यहाँ पर नजर आती है, ठीक है। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि भैया वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो सरकार है वो क्या है भैया, सरकार अपने विरोधियों पर ये कानून का प्रयोग कर सकती है ना, सरकार अपने विरोधियों पर इस कानून का प्रयोग कर सकती है, विरोधियों को क्या कर सकती है, गिरफ्तार करवा सकती है ना, गिरफ्तार करवा सकती है ताकि चुनाव में कुछ फायदा मिले इस तरह से। अब मैंने बताया था आपको लास्ट
जब अपन लोग पढ़ रहे थे इमरजेंसी वाला मामला, थोड़ा मैंने डिस्कस किया था किस तरह से अपोजिशन की पार्टीज के जो पॉलिटिशियंस थे, नेता थे, उनको निवारक नजरबंदी के तहत यहाँ पर गिरफ्तार करवाया गया। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे आर्टिकल 32 के तहत, किस हिसाब से मैंने बताया था ना। तो ये क्या है, सरकार जो है वो विरोधियों को क्या है, गिरफ्तार करवा सकती है इसका प्रयोग करके निवारक नजरबंदी का। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ इसकी डिमेरिट्स है, इसकी आलोचना होती है इसकी निवारक नजरबंदी कानून की। ठीक है, इसकी क्या होती है, कुछ आलोचना होती है। इसको आप तीनों जो पॉइंट मैंने लिखा है उसको प्लीज अपने शब्दों में आप इसे नोट डाउन कर लें प्लीज। देखिए, अब ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई। अब अगर हम कंक्लूजन निकालें, अब देखिए हमने तो देखा ना कि इसकी आलोचना है भैया, इसकी नेगेटिव पॉइंट ये है निवारक नजरबंदी के। हमने यहाँ पर क्या है, हमने सब कुछ देख लिया है यहाँ पर कि भैया इसके सारे नेगेटिव पॉइंट देख लिया है ना। मतलब कि कानून का प्रयोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आप किसी को उठाने के लिए किया जा सकता है किसी पर, लेकिन जो इसका मेन मोटो था इस कानून का, जो है भैया, जो एम है, जो उद्देश्य है, वो ये क्या है, जो एम है, जो उद्देश्य है, वो ये क्या है कि भैया लोकता, हमारी जो देश की सुरक्षा है, संप्रभुता है, इस पर जो पब्लिक ऑर्डर है, लोक व्यवस्था है, वो बिगड़े ना। अगर मान लेते हैं पुलिस के पास ये पावर दी गई है, तो वाकई में ऐसा होता है ना कि पावर तो सही बात है, कई बार इसका प्रयोग होना चाहिए। कई बार होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है, पुलिस को लगता है कि यार ये चुनावों का समय या फिर किसी भी प्रकार का समय है, तो ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, इसको उठा ले। होता है ना कई बार कि हाँ ये बन सकता है, तो इसको उठाना चाहिए, वाकई में उठाना चाहिए। तो ये एक एंड से तो ये सही भी नजर आता है ये कानून, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़े इस कानून के, जो आपका नजरबंद वाला कानून है, इसके कंक्लूजन की तरफ अगर हम बढ़े, तो भैया कंक्लूजन की तरफ, हम निष्कर्ष की तरफ ये कह सकते हैं कि ये जो कानून है ये आवश्यक बुराई है। बात को समझिएगा, क्या है ये, आवश्यक बुराई है। बात को समझिएगा, आवश्यक बुराई है। क्या मतलब है इसका, आवश्यक बुराई मतलब ये बुरा कानून बुरा तो है कहीं ना कहीं कि भैया ये पुलिस को पावर देता है, पुलिस वाला राज वाला मामला यहां शुरू हो जाता है, तो ये बुराई तो है ही, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये अनिवार्य है। ये बुराई अनिवार्य, आवश्यक है, जरूरी है। क्यों जरूरी है भैया, क्योंकि देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखने के लिए ये पावर दी जानी चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय एकता के मामले को क्या है भैया, बनाए रखने के लिए, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी जो है हमारा सुरक्षा वाला जो मामला है उसे बनाए रखने के लिए क्या है, इसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। मतलब इसका एंड जो है, इस कानून को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, बल्कि इस पर क्या है, इसमें थोड़ा सुधार किया जाना चाहिए। क्या, ताकि इसका जो मिसयूज है, दुरुपयोग है, वो कम हो सके। तो क्या भैया, मिसयूज के लिए क्या भैया, मिसयूज ना हो सके इसके लिए इसको समाप्त ना करके इसको क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहिए, आप ये कह सकते हैं। और इसको थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि और भी जो प्रावधान है उसे थोड़ा सा लचीला, अगर उसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो भैया क्या है, कहने का मतलब है, आप ये कह सकते हैं कि ये जो निवारक नजरबंदी कानून है वो क्या है, वो अनिवार्य बुराई है, और ये बुराई जो है वो जरूरी है ना, जरूरी भी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई मैंने बताया ना कि कोई है, अगर मान लेते हैं ये कानून खत्म हो जाता है तो डर तो खत्म हो जाएगा ना, कि कोई व्यक्ति है भैया यहाँ पर क्या है कि सुरक्षा के मामले में खतरा पैदा करेगा, तो पुलिस के पास राइट, अगर वो सोच रहा होगा, पुलिस को इनपुट मिल जाए अगर कि भैया ये सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता पर खतरा पैदा कर सकता है, सिक्योरिटी सुरक्षा पर खतरा पैदा कर सकता है, तो पुलिस को इनपुट मिल जाए, तो पुलिस उससे गिरफ्तार कैसे कर सकती है, नहीं करेगी ना। अगर ये वाला कानून नहीं रहेगा तो पुलिस उसे गिरफ्तार कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो है, ये कहीं ना कहीं ये सही भी है, आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है। बुराई है लेकिन बुराई जरूरी भी है। ठीक है, तो क्या है, आप ये कंक्लूजन की तरफ आप ये देख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भैया, आर्टिकल 22 को, अनुच्छेद 22 को हमने थोड़ा ब्रीफ में देखा कि किस प्रकार से। अब देखिए, कोई कानून हम पढ़ रहे होते हैं या फिर कोई लॉ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो अब ऐसा नहीं कि उसका जो है वो आप पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट ही लेकर चले। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर ले, जो मैंने बताया अपने शब्दों में लिख ले, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट दोनों होने चाहिए। ठीक है, अब ये नेगेटिव वाला मामला हम देखकर अगर आगे बढ़ जाएंगे तो नहीं चलेगा ये मामला। ठीक है, तो पॉजिटिव दोनों को हमें देखना है, एक बैलेंस बनाकर हमें क्या करना है, चलना है। ठीक है, सोसाइटी में आपको बैलेंस बनाकर चलना होगा। ठीक है, आप वही है ना कि देखिए, आंसर जब आप लिखते हो, मेंस का आंसर लिखते हो, ठीक है,
तो मेंस के आंसर में आप ऐसा नहीं है ना कि भैया मेंस का आंसर आप लिख रहे हो तो एक एंड से आप आंसर लिख दिया आपने, मतलब अगर कोई सकारात्मक चीजें पूछी गई तो उसकी सकारात्मक चीजों पर ही पूरा ब्रीफ डिस्कशन कर दिया, नेगेटिव बताया नहीं। अगर नेगेटिव पूछी है तो नेगेटिव पर बैलेंस बनाना होता है आंसर में, ठीक है, बैलेंस बनाना होता है, दोनों तरफ आपको देखना होता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कानून है, कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखने जाने चाहिए और नेगेटिव जो आपके पहलू हैं वो भी देखे जाने चाहिए। इस हिसाब से आर्टिकल जो 22 है वो खत्म हुआ, ठीक है। आर्टिकल 22 जो है, अनुच्छेद 22 वो है, खत्म हुआ, ठीक है। देखिए किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो आप हमें 9711141048 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे जाकर आप ज्वाइन कर लें। शुभम मिश्रा वाला चैनल आपको साइड में दिख रहा है, इसे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर आपको चीजें मिला करती हैं। जो लिंक है शुभम मिश्रा वाले चैनल की, इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर इसे आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी चलिए आज के लिए बस इतना ही, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।